रंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमको आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके रेटिना पर पड़ने पर हमें दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। उसके बाद प्रकाशिकी देखते हैं। प्रकाशिकी एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जैसे विद्युत है, चुंबक है, बिल्कुल वैसे ही प्रकाशिकी भी एक शाखा है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक तो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश कैसा होता है, तथा उसके गुण। प्रकाश के गुण परावर्तन, अपवर्तन, सरल रेखीय गमन, विवर्तन, ध्रुवन और भी होते हैं। उन गुणों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाशिकी की परिभाषा है। उसके बाद प्रकाशिकी को दो शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहली शाखा है किरण प्रकाशिकी जो अध्याय 9 में है ना, और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी जो अध्याय 10 में है, जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो हमको प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश में निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला गुण क्या होता है? प्रकाश का सरल रेखीय गमन। ये पहला गुण है। आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। एक मोमबत्ती लेते अपन यहाँ पे, कार्डबोर्ड रखते, और वो कार्डबोर्ड अगर के छिद्र अगर समांतर होते हैं तो हमको बराबर मोमबत्ती की लौ जलती हुई दिखाई देती है। एक भी कार्डबोर्ड इधर उधर हो गया तो हमको इधर मोमबत्ती जलती हुई दिखाई नहीं देती। छोटी क्लासों में प्रयोग किया था ना आपने। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, ये प्रकाश का गुण है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो उसका प्रमाण यह है कि प्रकाश के मार्ग में अगर हम कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो उसकी छाया हमको दिखाई देती है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता, तो सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि चंद्रमा रास्ते में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और चंद्र ग्रहण भी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया काय पर पड़ जाती है? चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो इससे पता चलता ना। उसके बाद दूसरा गुण है परावर्तन। ये भी अपन ने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आईने से परावर्तन देखा होगा, प्रकाश आता है, आईने से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है दूसरी दिशा में, है ना। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के गुण अपन पढ़ रहे थे। पहला गुण प्रकाश का सरल रेखीय गमन हो गया था, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा परावर्तन, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में अपवर्तन पढ़ा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है ना, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। भले आपको याद नहीं है पर अभी हम बता रहे तो याद रखो भाई, कुछ नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। ठीक है ना, अभी बता रहे, अभी से तैयारी करो, क्योंकि ये बहुत जगह काम में आएगा। बेसिक है ये अपना, आगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा बड़ा। अगला गुण देखते अपन, अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का, प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी समझता ना, जिसके आर पार अपन देख सकते हैं। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला गुण है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म में से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये आपने चित्र पिछली क्लासों में देखा होगा। अगला है, अगली घटना व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम, आवृत्ति समान रहती है पर आयाम लगभग समान रहते हैं, कि दो प्रकाश तरंगे
माध्यम के किसी बिंदु पर सरल रेखा में एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसको अपन चित्र से समझ सकते हैं। जैसे ये कोई माध्यम है और यहाँ पर तरंग चल रही है, दो तरंग। ये पहली तरंग ऐसी चल रही है, पीली लाइन से हमने इसको दर्शा दिया, और दूसरी तरंग ऐसी चल रही है, लाल लाइन से हमने इसको दर्शा दिया। ठीक है, तो कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर तीव्रता यहाँ पर अधिकतम है, और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है या कम होती है। ठीक है, तो जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, व्यतिकरण भी दो टाइप का होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, संपोषी और विनाशी। जिन बिंदु पर तीव्रता को दर्शाते हैं आई से, इंटेंसिटी बोलते हैं। जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। परिभाषा क्या है, जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ चलती है, एक साथ अध्यारोपित होती है, अध्यारोपण समझता ना, मिलती है, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगला गुण है भाई विवर्तन। विवर्तन यानी एक शब्द याद रखो, मुड़ना, सीधा सीधा, डिफ्रेक्शन, प्रकाश का मुड़ना। अगर हम प्रकाश के मार्ग में कोई तीक्ष्ण अवरोध जैसे बाल, तार, ब्लेड आदि आ जाता है तो प्रकाश उस अवरोध के द्वारक के किनारों पर मुड़ जाता है, इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का द्वारक के किनारों पर मुड़ना की घटना विवर्तन कहलाती है। अगला गुण है भाई ध्रुवन, पोलराइजेशन। प्रकाश जब चलती है तो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममित नहीं होती है, सममिति की कमी होती है, तो इसको अपन ध्रुवन कहते हैं। प्रकाश तरंग प्रकाश संचरण की दिशा में इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे मान लो धातु है, तो जब प्रकाश किसी धातु तल से टकराता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे। कितने गुण हो गए, 8, है ना। अब ये तो गुण हमने पढ़ लिए, प्रकाश में 8 गुण होते हैं। अब इन गुणों की व्याख्या करने के लिए नियम दिए गए, सिद्धांत दिए गए, 2 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला दिया गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। देखो आगे प्रकाश के गुणों तथा प्रकृति, प्रकाश के गुणों तथा प्रकृति, हाँ अगला से प्रकाश के गुणों तथा प्रकृति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला सिद्धांत दिया गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, नाम से पता चलता कणिका यानी कण। न्यूटन ने माना कि प्रकाश जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी, जैसे चाक जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना, तो वैसे ही उसने बताया कि प्रकाश भी जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। और इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और सरल रेखीय गमन, अपने शुरू में जो 3 गुण पढ़े ना, उन तीनों की व्याख्या इस सिद्धांत से की। परंतु ये जो सिद्धांत है, बाकी जितने भी गुण है उनसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इनकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर सका, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। बात समझ भाई। न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या, न्यूटन ने यह माना कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, और इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के सरल रेखीय गमन, परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या की गई, परंतु व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर सका, इसलिए इसको क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। लिख लो इसको। फिर उसके बाद दूसरा दिया था सिद्धांत। इस सिद्धांत इसके आगे लिखो, के अनुसार माना गया कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, और इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, सरल रेखीय गमन, इन गुणों की व्याख्या की जा सकी। परंतु यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन की व्याख्या करने में असफल रहा, इसलिए इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया। फिर हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आता है, तरंग सिद्धांत लिखिए। तो सन 1678 में वैज्ञानिक हाइगन ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने निम्न कल्पनाएं की। क्या कल्पना की, सबसे पहला कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गमन करता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये बताया। दूसरी चीज बताई कि प्रारंभ में प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया। अनुदैर्घ्य समझता ना, हमने बताया था, ऐसा चलता है तो अनुदैर्घ्य, और ऐसा ऐसा कंपन करता है तो अनुप्रस्थ, है ना। तो प्रारंभ में
प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया, परंतु बाद में ध्रुवन के गुण की व्याख्या करने के लिए माना गया कि प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की जो तरंगे होती है वो प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। अगला, विभिन्न रंगों के प्रकाश तरंगों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रकाश अलग अलग रंग के होते हैं ना। तो उसने बताया कि प्रकाश की अगर आवृत्ति अलग अलग होंगी तो प्रकाश के रंग भी क्या होंगे? अलग अलग। विभिन्न रंगों के प्रकाश तरंगों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। और प्रकाश के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। तरंग के संचरण के लिए जैसे रस्सी में उत्पन्न करेंगे तो डोरी माध्यम हो गया, जल की सतह पर तरंग उत्पन्न होंगी तो जल माध्यम हो गया। तो वैसे ही अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो एक माध्यम की आवश्यकता होगी। इसलिए हाइगन ने माना कि एक ईथर माध्यम ऐसा होता है जो सभी जगह है। ये 5वां पॉइंट, इन तरंगों के चलने के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई और यह माना गया कि ईथर सर्वव्याप्त है, सभी जगह है और यह द्रव्यमान रहित और समांगी माध्यम है। मतलब इस माध्यम का कोई द्रव्यमान नहीं होता और समांगी यानी एक समान माध्यम है। जैसे वायु कैसी होती है एक समान, उस टाइप का ये माध्यम है ईथर। परंतु बाद में ये इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। अब क्या हुआ, इस सिद्धांत तरंग सिद्धांत के आधार पर हाइगन ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इन सभी गुणों की व्याख्या की, परंतु यह सिद्धांत प्रकाश के सरल रेखीय गमन की व्याख्या नहीं कर सका। बाद में फ्रेनेल ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि प्रकाश का सरल रेखीय गमन सत्य नहीं है, प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। तो यह सिद्धांत फिर मान्य हुआ। ठीक है। नहीं, ऐसे अगला ऐसे हाइगन ने परावर्तन, अपवर्तन तथा व्यतिकरण की व्याख्या करने के लिए तरंगाग्र की कल्पना की। तरंगाग्र की कल्पना की। ठीक है। मतलब अब उसकी सहायता से अपन अपवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण की घटना को समझेंगे। तो उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले तरंगाग्र समझना पड़ेगा। ठीक है। तो तरंगाग्र आपने देखा होगा, पानी की सतह पर अगर अपन पत्थर फेंकते हैं तालाब की सतह पर, तो उस वहां पर जल की सतह पर इस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, देखेंगे है ना। और ये तरंग कैसे होती है, यहाँ पर जो पानी के कण होते हैं, द्रव के कण होते हैं, ये अधिकतम ऊंचाई वाले स्थान पर होते हैं, है ना। और जो खाली स्थान दिख रहा है वहां पर दबे हुए होते, फिर यहाँ पर फिर से उठे हुए होते, है ना। इस प्रकार का होता है, ऐसा चारों ओर होता है समान रूप से। तो इसको बोलते हैं तरंगाग्र। इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है कि किसी स्रोत से प्रभावित माध्यम में, कोई भी स्रोत है और उससे प्रभावित माध्यम में किसी क्षण हम एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पृष्ठ पर माध्यम के सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। परिभाषा समझो भाई। जैसे स्रोत है, स्रोत से प्रभावित माध्यम में किसी समय क्षण एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं, उसको तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है गोलाकार तरंगाग्र। ठीक है। इधर ध्यान समझो, ये परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है पर ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है, इसलिए समझ लो। गोलाकार तरंगाग्र, अगर अपना जो स्रोत है, प्रकाश स्रोत, वो बिंदु स्रोत है, जैसे टार्च या बल्ब बिंदु स्रोत मान सकते हैं। अगर हमारा प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है, बल्ब है, और उससे जो प्रकाश निकलता है उससे प्रभावित माध्यम है इस प्रकार का, ये प्रकाश से प्रभावित माध्यम है, तो इससे जो चलने वाला प्रकाश होगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा। ये प्रभावित माध्यम है। इस प्रभावित माध्यम में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींचे, ये पृष्ठ खींचा हमने, ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर जितने भी कण स्थित होंगे वो सब समान कला में होंगे, या ऐसा कह लो कि समान कला वाले बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त बिंदु पथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। यहाँ पर मान लो ये पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु समान कला में है, तो ये जो पृष्ठ है ये गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। बात समझ में? किसको बोलते हैं? यदि स्रोत बिंदु आकार का है तो इससे प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। उसके बाद ये अपना गोलीय तरंगाग्र चित्र हो गया। चित्र बना लो लगे तो जगह छोड़ छोड़ के एक साइड में, केवल बाद में लिख लेना। दूसरा तरंगाग्र होता है बेलनाकार तरंगाग्र। अगर हमारा स्रोत स्लिट के टाइप का, झिल्ली के टाइप का, ट्यूबलाइट जैसे इस प्रकार का है, रेखीय, ये ट्यूबलाइट दिख रहा है ना, ये इस टाइप का है मान लो हमारा
स्रोत है और इससे प्रकाश निकलेगा, तो इससे प्रभावित माध्यम में हम ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जिस पर सभी कणों की कंपन क्या हो, समान कला में हो, तो उसको अपन बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। तो यहाँ पर इस स्रोत से प्रभावित माध्यम में अगर हम समान कला वाले बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमको बेलन प्राप्त होता है, इसलिए इस तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। यहाँ पर देखो हमने समान कला के बिंदुओं को मिलाया तो एक गोल प्राप्त होता है ना। अगर ये मान लो चारों ओर अपन इसको फैलाते तो ऐसा वृत्त बनता, तो इसलिए इसको गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसको नाम लिख देते हैं गोलीय तरंगाग्र। इसका भी चित्र बना लेते हैं। ये स्रोत है, झिरी के रूप का है, स्लिट के रूप का है, तो इससे प्रभावित माध्यम में ये समान कला के बिंदुओं को मिलाने से जो बेलन प्राप्त होता है इसको अपन बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र, ये किरणें हैं प्रकाश की। और एक होता है तीसरा समतल तरंगाग्र। हाँ समझ लो भाई, इसको फिर घर से लिख लेना, क्योंकि है बड़ा चैप्टर, इसी को लिखाने बैठे तो आधा एक घंटा लग जाए, पर है सरल। सबसे पहले तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो किसी स्रोत से, स्रोत कुछ भी हो सकता है, टार्च हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सूर्य हो सकता है ना। तो किसी स्रोत से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। और एक चीज और, तरंगाग्र पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तरंगाग्र इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो खींचते हैं तो उसको अपन किरण कहते हैं। तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है गोलीय तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र। अगर आपको तरंगाग्र की परिभाषा पता है तो तीनों अपने आप पता हो जाएगा। यदि स्रोत बिंदु आकार का है और परिमित दूरी पर स्थित है तो इससे प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर कणों के कंपन समान कला में हो, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। इसमें जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आयाम होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, यदि स्रोत झिरी के रूप का है, स्लिट के रूप का है, तो इससे प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तीसरा होता है समतल तरंगाग्र, यदि स्रोत अनंत पर है, जैसे सूर्य अनंत पर है तो उससे चलने वाली किरणें कैसी होंगी भाई? समांतर, ये देखो दिख रहे हैं, समांतर होंगी। तो इन इससे प्रभावित माध्यम में अगर हम कोई समतल पृष्ठ खींचे जिस पर सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं तो उसको अपन समतल तरंगाग्र कहते हैं। इसमें तीव्रता और आयाम दोनों नियत रहते हैं समतल में, और बेलनाकार में तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आयाम जो होता है वो दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये यहाँ समझ, तीव्रता को आई से दर्शाते, दूरी को डी से दर्शाते, आयाम को ए से दर्शाते।